गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 17 जून है, तो डेली करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो यूजफुल होगा आप लोग के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का न्यूज़ क्या है उसको हम लोग देखते हैं। 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो इससे संबंधित पीटी फैक्ट को हम लोग देखेंगे, एक नज़र उस पर सभी तथ्यों की जानकारी लेंगे। हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश भारत बना है। सिप्री की हालिया रिपोर्ट में यह चीजें सामने आई है और संबंधित पक्षों को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो इसके साथ साथ किन किन देशों के द्वारा नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उन लिस्ट को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले युक्ति है इसको जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली अपडेट्स दिए जाते हैं और जल्द ही वहाँ पर क्विज भी आरंभ होगा। जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी क्विज लगातार हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है, वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भी कराया जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी अब पेपर कटिंग आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, भारत की 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इससे संबंधित देखिए 2011 में जो जनगणना कराई गई थी, तो ऐसा नियम हमारे यहाँ है कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल के बाद देश का नियमित जनगणना कराया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में यह समय आगे पीछे हो जाता है। तो वर्तमान में 16 साल के बाद, ध्यान रखिएगा, 16वीं जनगणना कराई जाएगी भारत की। पर इसी के साथ आज़ादी के बाद हम बात कर लें, आज़ादी के बाद जनगणना की स्थिति को भी देखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 7वीं जनगणना जो पिछला 2011 था, तो यह कितनी हो जाएगी, 8वीं हो जाएगी। तो यह भी फैक्ट याद रखना है। 2011 का जो जनगणना था आज़ाद स्वतंत्र भारत में, यह 7वीं जनगणना थी। तो यह जो जनगणना अभी 2000 आपको 25 में 26 के अंत से शुरू से स्टार्ट होने वाली 1 अक्टूबर से जो स्टार्ट होगी वो 8वीं जनगणना होगी। तो इस तरीके के फैक्ट याद रखने हैं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 को संदर्भित तिथि के साथ जनगणना की जाएगी। अर्थात जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, लद्दाख जैसे क्षेत्र, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र, वहाँ पर आपको 1 अक्टूबर 2026 से आरंभ हो जाएगा। पर देश के बाकी हिस्सों में यह 1 मार्च 2027 से यह तिथि जनगणना स्टार्ट होगी। देश भर में जनगणना संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए इस प्रक्रिया में 13,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च अनुमान है। तो इस आंकड़े को भी याद रखिएगा, यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2 चरणों में होगी, यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। तो पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से, ध्यान रखिए, घरों की गिनती स्टार्ट हो जाएगी और जनगणना शुरू होगी। अर्थात 1 अप्रैल 2026 की जनगणना का जो प्रथम चरण है वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट चरण स्टार्ट होगा जहां पर घरों की गिनती की जाएगी, अर्थात हमारे देश में कितने घर है उसके अनुपात में फिर घरों की गिनती काम 30 सितंबर 2026 तक चलेगा और 9 फरवरी से 1 मार्च 2027 की व्यक्तियों की गणना की जाएगी। ध्यान रखिएगा जो व्यक्तियों की गणना कब की जाएगी, तो ये भी आंकड़े याद रखना। घरों की गिनती कब की जाएगी ये भी आंकड़े याद रखना। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में कब जनगणना होगी यह भी स्टार्ट रखना, आपको याद रखना। बाकी हिस्सों में कब से स्टार्ट होगी यह भी फैक्ट याद रखना। तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट को याद कर लेना और ये आने वाले 10 साल तक काम देगा। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, जो भी नए कैंडिडेट हैं और जो हाल में एग्जाम देने वाले वो सभी। अगर हम बात करें समान परिचय की बात करें भारतीय जनगणना का, तो ध्यान रखिएगा 1872 में पहली बार गैर संपूर्ण रूप से या गैर आधिकारिक रूप से जनगणना आरंभ की गई थी। लॉर्ड मेयो वायसराय उस समय हुआ करते थे, लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल से आरंभ होता 1881 में, और एक 1881 जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त WC फ्लोडेन के द्वारा की गई। तो इस पीटी फैक्ट को याद रखिएगा, पीटी फैक्ट को दम में याद करके रखना। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला जनगणना आयुक्त कौन था हमारा, जो WC फ्लोडेन थे।
और ये किसके काल में हुआ था? राज रिपन के काल में। आपको लगातार 1881 के बाद हो रहा है। जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो प्रत्येक 10 वर्षों पर नियमित रूप से किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है जनगणना के आंकड़े? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के और जनगणना आयोग के द्वारा। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, उनके द्वारा जारी किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, 2011 में अब तक 15वीं जनगणना हो चुकी है और स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना हो चुकी है। अर्थात जो 2027 का जनगणना, जो 26-27 का जनगणना आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा वो कितनी होगी? 16वीं हो जाएगी देश की जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाएगी। तो इस तरीके से पेटी फैक्ट याद रखना है। 2021 में जो जनगणना होता है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, वो आपको कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था आगे डेट के लिए, जो अभी अधिसूचना जारी की गई। इसे पेटी फैक्ट याद रखना है। अधिसूचना में क्या कहा गया है, इस फैक्ट को समझिएगा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों की जनगणना का संदर्भित तिथि 1 अक्टूबर आपको 2026 से होगी। अर्थात 30 सितंबर की रात 12 बजे से यह स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात जैसे ही 1 अक्टूबर चढ़ेगा 12 बजे रात में यह आरंभ मानी जाएगी। तो उस समय से याद रखना, उक्त इलाकों को छोड़कर शेष भारत की जनगणना संदर्भित तिथि 1 मार्च 2027 होगी। अर्थात 28 फरवरी की रात 12 बजे, जैसे ही हम 1 मार्च रात को 12 बजे आ जाएंगे तो उस समय ये स्टार्ट मानी जाएगी। तो यह सब पीटी फैक्ट, अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग को तैयार रहना उसके लिए। ध्यान रखिएगा, जाति वार जनगणना का उल्लेख नहीं किया गया अधिसूचना में। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है, क्या अधिसूचना जो जारी की गई उसमें जाति जनगणना की उल्लेख किया गया? तो नहीं किया गया, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है, कहना है कि फरवरी 2027 में होने वाली मुख्य जनगणना के दौरान जातिवार आंकड़े जुटाए जाएंगे। जो क्या है जातिवार जनगणना क्या है? जनगणना का सेंसस का हिस्सा ही है, इसलिए इसे अधिसूचना सिर्फ जनगणना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो जनगणना होगा उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट हमारा जातिगत सर्वे है, जाति सर्वे है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीजें आपसे पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है। अगर 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़ों की हम बात कर ले तो याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसमें 2011 में हमारी जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितनी थी? 62.37 करोड़। और महिला जनसंख्या 58.7 करोड़। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाले ना 1-2 साल और, उसमें ये सब आंकड़े पूछे जाएंगे। लिंगानुपात कितना हमारा है? 943 है। बाल लिंगानुपात कितना? 919 है। जनसंख्या वृद्धि दर हमारा 2001 से 11 तक कितना है? 17.64%। साक्षरता दर कितना है? 74.04। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14। महिला साक्षरता 65.46 है। वहीं घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ है जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय स्तर पर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, 19.95 करोड़ है यहाँ पर जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार, यहाँ 1100 से अधिक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केरल 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार। शहरी जनसंख्या 31.16% और ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ कितना है? 68.84% है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कम से कम इतना तो याद ही कर लीजिएगा। और भी डीप आंकड़े हैं जो 2011 के जनगणना के संबंधित आंकड़े आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर होता है। संगठन हम संरचना की बात कर लो तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो 2022 से आपको नियुक्त हैं। तो ये फैक्ट याद रखना है। पहला जनगणना आयुक्त कौन थे? हमारी बात करें 1881 में डब्ल्यू प्लाडेन, याद रखिएगा। उसके बाद 1991 से लेकर 2022 तक के आपको सारे लिस्ट दिए गए हैं। अगर हम इससे पहले की बात करें, कम से कम सीरीज में बात करें, 2-3 का याद रखिएगा। विवेक जोशी थे उससे पहले 2019 से 22 से, फिर उसका 2016 से 19 तक श्री सलेश थे जनगणना आयुक्त आपको थे। उसके बाद डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। तो इस तरीके से याद रखना है, कुछ फैक्ट याद कर लेना है। आज़ादी के समय कौन थे? तो ये भी फैक्ट याद रखना है। 1949 में कौन थे? एट्स थे। उसके बाद बनते हैं स्वतंत्रता के बाद, जस्ट बनते, याद रखिएगा कौन होते? 1949 से लेकर 53 तक RA गोपाल स्वामी। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। क्लियर है?
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, जिसे RGCCI कहते हैं, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। तो आपको फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य स्तर पर निदेशक जनगणना संचालन के तौर रहते हैं, वो कराते हैं। फिर जिला स्तर पर जनगणना अधिकारी अर्थात DM के अधीनस्थ यह कार्य होता है। ये सब फैक्ट है जिसे आप लोग को याद होना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। प्रश्न आज का है, भारत के हिमाच्छादित क्षेत्र जैसे लद्दाख में जनगणना की संदर्भित तिथि क्या होगी? 1 जुलाई 2026, 1 मार्च 2027, 1 जनवरी 2026, 1 अक्टूबर 2026। तो PT फैक्ट देखिए, अभी टॉपिक पढ़ने के बाद जस्ट आंसर देना बहुत आसान है, पर जैसे ही 1-2 महीना ये समय बीतेगा, यह डेट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये क्या करना है, याद कर लेना। ये सब डाटा फैक्ट जो है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, 16वीं जनगणना की पहली चरण की अवधि क्या निर्धारित की गई है? अप्रैल 2026 से जून 2026, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026, जनवरी 2026 से मार्च 2026 और मार्च 2027 से अप्रैल 2027। तो PT फैक्ट है, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। तो यह सिप्री का रिपोर्ट है, जो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सिप्री, उसके द्वारा जारी किया गया। देखिए, बुद्ध के देश में भारत हमेशा शांति के यकीन रखता है। अभी देखिए, हाल ही में साइप्रस, अभी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, वहां भी ये बात उनके द्वारा की, यह युद्ध का समय नहीं है। पर हमारे यहाँ जो आतंकवादी घटना हुआ था, वो उसका नेचर कंडीशन कुछ और ही था, पर इसको उससे जोड़ने का जो जरूरत नहीं है। आप लोग, युद्ध का कहने का मतलब एक निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका क्या करना, उसके क्षेत्र पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को अपनाना होता है, जिसमें हम अनगिनत तौर पर क्या कहते हैं, नीतियों का पालन करते हैं। वहीं पर ध्यान रखिएगा, यह अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए भय बिनु होए न प्रीत के पालन करता है। तो इस तरीके से यह फैक्ट आपको याद रखना है। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियानों के तहत आत्मनिर्भरता की जरूरी है। रक्षा हथियारों का वो बेझिझक खरीद कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कई सालों में रक्षा आयातों के मामले में शीर्ष देशों में शुमार है भारत। यहाँ पर सिप्री की हालिया रिपोर्ट जो आई है, उसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है, अर्थात दूसरे देश से लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपको याद रखना। भारत इन्हीं प्रयासों रौद्र रूप में ऑपरेशन सिंदूर के दुनिया को दिखाया भी। तो ये सब फैक्ट याद रखना। सिप्री की हम बात कर लें तो सिप्री क्या है? यह संघर्ष, सशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई है। इसका कार्य क्या है? नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया, इच्छुक जनता के खुले स्रोतों का आधारित डाटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना। इसका मिशन क्या है? तो शांति स्थापित करने के लिए, अपनी पारदर्शिता, जवाबदेही तय करने के लिए, संवाद के सुगम बनाना और क्षमता निर्माण करना, नीति विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना, ताकि वैश्विक शांति और संतुलन को बनाया जा सके। अगर हम सिप्री की रिपोर्ट 2025 अर्थात जो 2024 से 20 से 24 के आंकड़ों के आधार पर आधारित है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सिप्री की रिपोर्ट में यह बातें सामने आई कि यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, उसके बाद भारत है। तो ये सब फैक्ट याद रखिए। यूक्रेन 15 से 19 के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, वहाँ 100 गुना अधिक हथियारों का आयात किए गए, जिसमें पश्चिमी देशों के द्वारा इसे बहुत समर्थन भी दिया गया। तो ये सब फैक्ट याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी देश पूरी तरह मदद दे रहे हैं, 35 देशों ने इसकी सहायता में हथियार दिया है। कुल हथियार आयात यूक्रेन का हिस्सेदारी 8.8% रही, जबकि कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.3% है। तो हम केवल 0.5 से कम है। तो यह भी याद रखना है कि हथियारों आयात करने वाले 162 देशों में केवल 5 देशों की कुल हथियार आयात 35% हिस्सेदारी है। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है कि 35% हिस्सेदारी किन देशों के पास है? कुल 5 देशों को हथियार जो आयात कर रहे हैं। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना। वहीं 2015 से 19 की तुलना में 2020-24 में चीन हथियारों का आयात में 2/3 की गिरावट देखी गई। चीन दशकों से शीर्ष हथियार आयातक में शामिल भी है, और चीन अपनी घरेलू हथियार जो उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहा है, इसलिए चीन के हथियार आयात में कमी देखने को मिली है। हम बात करें प्रमुख हथियार निर्यातक देश की, तो कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये जरूर याद कर लिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और निर्यात आयातक के देश में, अर्थात निर्यातक कहने का मतलब ये देश है ना,
भारत को बेच रहा है। मान लीजिए यह देश अमेरिका है, यूएसए, यूएसए किसी दूसरे देश को बेच रहा है तो निर्यातक वो कहलाएगा। और आयातक मतलब भारत किसी देश से खरीद रहा है, अर्थात कोई देश इसे देश से वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो इस तरीके से याद रखना है आयातक देश। तो आयातक देश में यूक्रेन सबसे ज्यादा है, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। ये फैक्ट याद रखना है। ये स्लाइड अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। चलिए एक पीटी फैक्ट प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कौन सा क्रम वैश्विक हथियार निर्यातकों का, अर्थात क्रम पूछ रहा है जो सबसे पहले होंगे उसके बाद यूएसए है, फ्रांस है, रसिया है, चीन है, जर्मनी है। यूएसए, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। और यूएसए, फ्रांस, चाइना, रसिया, जर्मनी। यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। क्रम संख्या आपको भी जस्ट लास्ट स्लाइड में बताया है, तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, उत्तर लगातार दीजिए। अब टॉपिक जो हम लोग इसी तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। सिपरी रिपोर्ट 2024-25 जो 2020 और 24 के अनुसार क्या कहता है, वैश्विक हथियार आयातक किस देश का हिस्सा सबसे अधिक है, 8.8। अगर मान लीजिए यहाँ पर यह प्रश्न पूछ देता सबसे ज्यादा आयातक देश किस हिस्से में, और यहाँ पर 0.8.3 कर देता, तो यह प्रश्न का उत्तर ही चेंज हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर 8.8 रखा है तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। अगर 8.83 होता तो इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, भारत, यूक्रेन, कतर, सऊदी अरब। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, दो उत्तर यहां से निकलेगा, तो आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो हाल ही में दौरे चल रहे हैं वहां पर, भारत के प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है साइप्रस का, तो उनके प्रधानमंत्री के द्वारा ध्यान रखिएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो मकारियोस तृतीय का सम्मान आपको दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री का। तो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को अभी तक 23 देशों के द्वारा दिया जा चुका है। तो यह लिस्ट बहुत लंबी है, तो कम से कम कुछ महत्वपूर्ण देशों का, हालांकि मैंने 23 देशों की लिस्ट दिया हूं, पर कुछ देशों का लिस्ट जरूर याद कर लीजिएगा। साइप्रस में जिसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो मकारियोस थर्ड है, 16 जून 2025 को नरेंद्र मोदी को साइप्रस सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। मॉरिशस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की ऑफ द इंडियन ओशन मार्च 2025 में दिया गया। हालांकि ध्यान रखिए 25 के जो आंकड़े हैं उसे भी याद कर लिए, दिसंबर कम से कम जुलाई के बाद के जो आंकड़े हैं वो भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछेगा। श्रीलंका में, श्रीलंका के द्वारा श्रीलंका जो मित्र आपको वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। विदेशी नेताओं को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे कहा जाता है अप्रैल 2025 में। कुवैत ऑर्डर ऑफ जो मुबारक अल कबीर याद रखिएगा, दिसंबर 2024 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बारबाडोस जो ऑनरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस मार्च 2025 में बारबाडोस की सर्वोच्च विदेशी सम्मान है, भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। इसी तरीके से सर्वोच्च नागरिक सम्मान में नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर का आपको ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया गया, आपको सम्मान, नागरिक सम्मान दिया गया। यह नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, तो यह भी फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जाता है, नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। गुआना, डोमिनिका, पापुआ न्यू गिनी का याद रखिएगा, ग्रैंड कैंपेनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो लोग इनको दिया गया पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च। फिजी आपको याद रखना है। इसके बाद भूटान याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ये सब याद जरूर रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मिस्र, फ्रांस, ये सब फैक्ट आपको याद करके रखने हैं ताकि एग्जाम में आपको कम से कम कहीं से भी लिस्ट पूछे तो जरूर आप उत्तर दे पाए। इसी तरीके से बहरीन, मालदीव, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमेरिका, सभी जगह इनको पुरस्कार दिया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान का। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान में कुल मिलाकर 2025 अभी आंकड़े 16 जून तक की बात की जाए तो कम से कम 23 विदेशी सर्वोच्च नागरिक राज्य स्तरीय सम्मान, अर्थात राज्य स्तरीय कहने का मतलब देश, वैश्विक देश की बात हो रही है, विदेशी सर्वोच्च सम्मान दिए जा चुके हैं। तो इसे फैक्ट याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जो इनकी नेतृत्व और कूटनीति सफलता का परिचायक माना जा सकता है। तो यहाँ से पीटी फैक्ट निकाले जा सकते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्विस थर्ड प्रदान किया, किन देश के द्वारा? श्रीलंका, कुवैत, साइप्रस, बारबाडोस। यह प्रश्न अभी आपके लिए आसान होगा, पर यही 2-3 महीने के बाद यह प्रश्न बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए अच्छे से
पुरस्कारों की सूची एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, जिसे मार्च 2025 में पीएम मोदी को दिया गया? मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर, फिजी, किस देश के द्वारा दिया गया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वेट करूंगा कमेंट सेक्शन का आप लोगों का उत्तर आने का। देखिए करंट अफेयर्स का प्रीमियम सीरीज आप लोगों के लिए उपलब्ध जल्द से जल्द कराया जाए, उस पर कार्य गतिविधि चल रहा है। आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। जितने भी इस बार पीटी देंगे बच्चे, आप लोग इस सीरीज को जरूर, जीएस रिमाइंडर को जरूर देखिएगा। क्रिप्स नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इस सीरीज का वीडियो देखिए, उसके बाद उसके क्रिप्स नोट्स आपके जाके ऐप पर उपलब्ध है, जिससे प्राप्त कर सकते हैं। तरीके से आप लोग पीटी फैक्ट कवर करने का प्रयास कीजिए। उत्थान सीरीज भी हमारा चल रहा है, तो उत्थान सीरीज को आप जो बच्चे 71 बीपीएससी देना चाहते हैं, 71 भी देना चाहते हैं, वो जरूर शामिल हो सकते हैं। टारगेटेड अप्रोच हम लोग के साथ आप लोग चीज़ें कवर कर रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं। उसके बाद जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, जैसे पॉलिटी का है, तो उसके बाद रिविजन टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का। तो हम लोग मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना चाहते हैं। करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लासेज होगी, रिवाइज जो अराउंड हम लोग 3500 क्वेश्चन प्लस हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिवीजन कर लेंगे। और घटना चक्र और बीपीएससी पीवाईक्यू को मुख्य फोकस किया गया, ताकि आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन तो कम से कम ना छूटे। और यह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, ध्यान रखिएगा। मात्र 1199 में आपको यह चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। और लगातार हम लोग गूगल शीट के माध्यम से आपको क्वेश्चन रात के 8 PM में आप लोगों को कराते हैं। उसके बाद एक PDF आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए इससे और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास कीजिए। जीएस रिमाइंडर यह बहुत ही बेहतर सीरीज है। आपको इसका आभास तब पता चलेगा जब एग्जाम हॉल में आप बैठे रहिएगा। एग्जाम हॉल में क्रिप्स नोट्स बहुत काम देता है। अगर क्रिप्स नोट्स बेहतर तरीके से आप लोग कवर करके जाते हैं ना, पूरे टॉपिक का क्रिप्स नोट, तो आप उसके कंसाइज चीज़ों को लेकर जाते हैं। और ये लास्ट समय में बहुत ही मैक्सिमम 250 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इसमें पीवाईक्यू इन शॉर्ट भी दिया गया और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जीएस रिमाइंडर भी आप 33% ऑफ चल रहा है, तो इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जाकर इस पैकेज को देखकर। तो चलिए, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप वहां से भी ऐप हमारा डाउनलोड सकते हैं। अब हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे भी आ चुके हैं, तो आप लोग UTS ए वे टू सक्सेस सर्च कीजिएगा, आपको हम वहां मिलेंगे। हमारी टीम वहां पर आपके लिए काम कर रही है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को और सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, समय देने के लिए, हमारे साथ महत्वपूर्ण समय को साझा करने के लिए धन्यवाद।